सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विशु त्योहार ये कहां पर मनाया जा रहा है? तो आंसर होगा केरल में। तो विशु त्योहार ये मुख्य रूप से केरल राज्य में मनाया जाता है। आप कह सकते हो ये मलयाली लोगों का नववर्ष है और ये मलयालम कैलेंडर के अनुसार मेदम महीने के पहले दिन मनाया जाता है, जो कि अप्रैल के महीने में पड़ता है। इस बार इसे 14 अप्रैल को मनाया जा रहा है। विशु का मतलब होता है बराबर। इसमें लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और आतिशबाजी करते हैं। तो याद रखेंगे विशु त्योहार का संबंध किससे है? केरल से है। इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है 2 बार। तो मैं ही आपको बता दूं, 2 बार देखो आप देख सकते हो। एक बार CISF के एग्जाम में भी 2023 में पूछा गया था और एक बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है। तो याद रखेंगे विशु त्योहार कहाँ का? केरल का। चलो इसी तरह से और कुछ फेस्टिवल्स, कुछ त्योहार, उत्सव, महोत्सव मैं आपको रिवाइज कराता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे कि अगर आपसे पूछे न्योलम यूलो उत्सव ये कहां पे मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में नीशी जनजाति के द्वारा। अली ए लिगोंग उत्सव ये असम में मनाया जाता है मिसिंग जनजाति के द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने कहां पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। सूफी महोत्सव जहान ए खुसरो ये मनाया गया अभी नई दिल्ली में। हेरत उत्सव जम्मू कश्मीर में। चापचारकुट महोत्सव मिजोरम में। शाश्वत मिथिला महोत्सव गुजरात के गांधीनगर में। होला मोहल्ला त्योहार पंजाब में। अट्टुकल पोंगल महोत्सव केरल में 10 दिनों तक मनाते हैं। पोंगल उत्सव ये तमिलनाडु में होता है जो 4 दिनों का होता है। और सरहुल महोत्सव ये होता है झारखंड में। ठीक है, ये सारे इसी साल मनाए गए उत्सव महोत्सव हैं, तो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किसे कमेटी ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर्स मेडल ऑफ अचीवमेंट से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर अम्बरीश मित्तल को। तो प्रसिद्ध भारतीय एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर अम्बरीश मित्तल, इनको अभी ऑस्टियोपोरोसिस शोध में उनके असाधारण योगदान के लिए इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन के द्वारा 2025 कमेटी ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर्स मेडल ऑफ अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार रोम इटली में प्रदान किया गया और उन्हें यह पुरस्कार ऑस्टियोपोरोसिस के क्षेत्र में अनुसंधान के उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको यह सम्मान दिया गया है। ऑस्टियोपोरोसिस नाम सुना होगा आपने, इसका संबंध किससे है? हड्डियों से। इसमें क्या होता है, हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है, हल्की से अगर चोट भी लग जाए तो वो हड्डी टूट तक जाती है। और बता दूं डॉक्टर अम्बरीश, इन्होंने 1996 में भारत की पहली अस्थि घनत्व माप सेवा की स्थापना की थी। तो डॉक्टर अम्बरीश मित्तल का नाम याद रखेंगे आप। अब अवार्ड वाला प्रश्न है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। अच्छा, ये एक ऑप्शन अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, उड़ीसा के ये कलाकार हैं सुदर्शन पटनायक। अभी फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार इनको मिला था, ये नाम भी याद रखना। चलो कुछ और मैं आपको नाम याद दिलाऊं। ये सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, सारे 2025 में हमने पढ़े इसी साल वाले। जैसे कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार रामवी सुतार को दिया गया। 2025 में अभी स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लॉशेल को दिया गया, वियना से हैं। यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? चिरंजीवी को। 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी 2024 के लिए किसे दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल को, हिंदी लेखक है छत्तीसगढ़ से। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 RK श्रीराम कुमार को दिया गया, वायलिन वादक हैं और इसे ऑस्कर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक भी कहा जाता है। जबकि नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 ये उर्मिला सत्यनारायण को मिला, इनका संबंध भारतनाट्यम से है। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 NTPC को दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 अगर हिंदी में बात करें गगन गिल को मिला है, मैं आई जब बाहर के लिए, और अंग्रेजी का स्टेरिन किरे को मिला है स्पिरिट नाइट्स के लिए। और अभी एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, अभी दिया गया मसाकी काशिवारा को, ये जापान के हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में IPL में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर होगा विराट कोहली। तो अभी IPL चल रहा है और इसमें RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विराट कोहली IPL में कुल 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अभी ये उपलब्धि उन्होंने बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेलते हुए हासिल की है। और इन 1000 में 721 तो चौके हैं और 279 छक्के हैं। विराट कोहली से याद आएगा भी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था
T20 में 13,000 रन बनाने वाले वो पहले भारतीय बने थे 386 पारियों में। और उससे पहले हमने पढ़ा था विराट कोहली सबसे तेज 14,000 ओडीआई रन बनाने वाले भी पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कितनी पारियों में? 287 पारियों में। ठीक है, तो इनसे संबंधित ये अभी 3 रिकॉर्ड बिल्कुल लेटेस्ट हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा चलो, आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न दे रहा हूं। अभी जो वुमेन्स प्रीमियर लीग हुआ था वो उसका तीसरा संस्करण था। आप बताओ इसमें विजेता कौन है, उप विजेता कौन है, और ऑरेंज कैप और पर्पल कैप ये किसको मिली है? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया आज का। बताइए, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं? अभी हाल ही में डीआरडीओ ने सुखोई 30 MKI से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा गौरव। तो अभी डीआरडीओ ने अभी 8 से लेके 10 अप्रैल 2025 के बीच में इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बॉम्ब जिसका नाम है गौरव, इसका सफल परीक्षण किया है। इस टेस्टिंग में इस बम ने 100 किलोमीटर दूर के टारगेट को जाकर के सफलतापूर्वक हिट किया है। इस बॉम्ब का वजन बताया जा रहा है 1000 किलोग्राम इसका वजन है। भाई डीआरडीओ अपने सारे परीक्षण, सारी टेस्टिंग कहां पे करता है? उड़ीसा में करता है। तो उड़ीसा में ही इसका परीक्षण किया गया। पहली बार सुखोई 30 MKI से इसका परीक्षण किया गया है। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है गौरव। अब देखो डीआरडीओ की बात है तो कुछ स्टैटिक बताता हूं, कुछ करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न भी आपको बताता हूं। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। वर्तमान में चेयर है समीर वी कामत और पहले चेयरमैन थे दौलत कोठारी। मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज पलस्य मूलम विज्ञानम। बाकी कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न डीआरडीओ से आपको याद दिलाऊं तो ये अभी हमने पढ़ ही लिया कि डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब जिसका नाम गौरव है उसका सफल परीक्षण किया है सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से। उसके अलावा ये इसरो वाला प्रश्न आ गया यहाँ पे कि इसरो नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करेगा। ठीक है, डीआरडीओ की बात करते हैं। इसने अभी अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था चांदीपुर उड़ीसा में ही। और अग्नि 4 ये न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी रेंज कहां तक की है? 4000 किलोमीटर तक। उसके बाद डीआरडीओ ने अग्नि 5 का भी सफल परीक्षण किया था। MIRV टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है ये। MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मतलब एक साथ ये बहुत सारे टारगेट को हिट कर सकती है। मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत इसका परीक्षण किया गया था। अभी डीआरडीओ ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को भी डेवलप किया है आईआईटी दिल्ली के सहयोग से। वशुरात क्या है? कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम है। और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का भी अभी सफल परीक्षण किया था डीआरडीओ ने, पोखरण में किया था। डीआरडीओ ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म भी लॉन्च की, उसका नाम हिम कवच है। और डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया था? तो आईआईटी हैदराबाद के साथ मिलकर के। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना, डीआरडीओ से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो आंसर होगा मॉरिशस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर ही एक एग्रीमेंट होता है जिसे कहते हैं कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। और अभी इसमें शामिल होने वाला, या यूं कह दो इसमें साइन करने वाला चौथा देश बन गया है मॉरिशस। या आप यूं भी कह सकते हो कि वो इसे साइन करने वाला, इसमें शामिल होने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। तो टोटल अभी तक 4 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। वो कौन कौन है? बांग्लादेश, क्यूबा, भूटान और अभी जो हुआ चौथा वो मॉरिशस है। अच्छा, अगर बात करें कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ये कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या है, तो सदस्य देशों को उनके सौर ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना। वैसे आप जानते हो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लक्ष्य क्या है? 2030 तक सौर ऊर्जा निवेश के लिए $1 ट्रिलियन जुटाना। अब यहाँ पे 2 चीजें मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हम बात कर लेते हैं, और मॉरिशस न्यूज में है तो मॉरिशस भी ले चलता हूं आपको। लेकिन उससे पहले एक होमवर्क प्रश्न आपके लिए है कि ऑन्कोसेरेसियासिस, जिसे रिवर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, इसको समाप्त करने वाला अभी पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना था? ये प्रश्न भी 2025 में ही हमने पढ़ा है, तो आप सभी को इसका उत्तर आना चाहिए। तो इसका उत्तर दीजिए। पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हम बात करते हैं। देखो, आपको पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में COP21 के दौरान की गई थी। किसके द्वारा? भारत और फ्रांस के द्वारा। इसका मुख्यालय आपको गुरुग्राम हरियाणा में मिल जाएगा। और अब इसके डायरेक्टर जनरल कौन बन चुके हैं? आशीष खन्ना बन चुके हैं अभी मार्च 2025 से ही।
और अभी पहले अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। इसका आयोजन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने ही किया था। अगर पूछे इसका 100वां फुल मेंबर कंट्री कौन सा बना था, पराग्वे बना था। और उसके बाद 101वां फुल मेंबर कंट्री ये नेपाल बना था। एक 99वां भी याद रख लो, स्पेन बना था, है ना। 99वां, 100वां और 101वां। वैसे अभी टोटल 105 इसमें फुल मेंबर कंट्री बन चुके हैं। चलो आप में से कौन कौन बताएंगे कि अभी लेटेस्ट इसका 105वां फुल मेंबर कंट्री कौन सा देश बना था। और अभी हमने देखा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 7वां सेशन जो हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। और इसका जो लक्ष्य है वो मैंने आपको बता ही दिया, 2030 तक 1 ट्रिलियन या यूं कह दो $100 बिलियन जुटाना। बाकी मॉरिशस की भी बात हुई है, तो ये रहा मैप में मॉरिशस। कैपिटल पोर्ट लुइस होती है, करेंसी है मॉरिशियन रूपी, प्रेसिडेंट धर्मवीर गोकुल हैं, प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाम। उसके अलावा देखो कि यूनाइटेड किंगडम अपने अधीन चागोस द्वीप समूह और डिएगो गार्सिया को मॉरिशस को वापस कर देगा। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र खोला गया मॉरिशस में। आइडियाज योजना के तहत भारत से रुपया ऋण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना था मॉरिशस। और पूछे कि भारतीय नौसेना के आईएनएस सर्वेक्षक ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया था, तो मॉरिशस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्र दिवस समारोह में भी मुख्य अतिथि के रूप में नियुक्त आमंत्रित किया गया था, तो मॉरिशस आंसर होगा। अभी 12 मार्च की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन भी यहीं पर किया गया था। तो इससे संबंधित ये सारे पॉइंट्स याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करने के लिए बायोमास मिशन ये कौन लॉन्च करेगा, तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये बायोमास मिशन को लॉन्च करेगा। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, दुनिया के जंगलों का मानचित्रण यानी कि मैपिंग करना, ताकि उनके बायोमास की निगरानी कर सके और जलवायु परिवर्तन में उनकी भूमिका का अध्ययन कर सके, स्टडी कर सके। और ये जो मिशन है ये फ्रेंच गुयाना से वेगा सी रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। तो इस मिशन से कार्बन साइकिल, कार्बन चक्र में जंगलों की भूमिका के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी और वन स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन से संबंधित डेटा प्राप्त होगा। अब इसे लॉन्च करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो इसके बारे में जानते हैं। देखो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की स्थापना होती है 1975 में। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस, फ्रांस में, और डायरेक्टर जनरल है जोसेफ एस्बेकर। और इसी से आप याद रखना कि बृहस्पति यानी कि जुपिटर के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी जूस मिशन लॉन्च करेगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सौरमंडल के पिंडों यानी कि सोलर सिस्टम बॉडीज का निरीक्षण करने के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया था। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गया स्पेस टेलीस्कोप ने शिव और शक्ति नामक 2 प्राचीन तारों की धाराओं की खोज की थी। और अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले कि इसने इस टेलीस्कोप को बंद कर दिया है। उसके अलावा अगर पूछे किसने एपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए रामसेस मिशन शुरू किया था या करने की घोषणा की है, तो आंसर यही होगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी भारत सरकार ने किस देश के लिए या किस देश को निर्यात के लिए जो ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा दे रखी थी अभी उसको बंद कर दिया है, तो सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। अच्छा, पहले आप इस शब्द का मतलब समझो। ट्रांसशिपमेंट सुविधा का क्या मतलब हो गया। जैसे कि आपको पता है कि बांग्लादेश और नेपाल आपस में टच में नहीं है, बीच में कौन आता है, भारत आता है। तो अगर बांग्लादेश को अपना कोई माल है, कोई सामान है, सप्लाई करना है नेपाल को, नेपाल भेजना है, तो वो डायरेक्ट नहीं भेज सकता है। पहले उसे भारत को भेजना पड़ेगा, फिर भारत से वो नेपाल में जाएगा। उसी तरह से अगर उसे अपना माल किसी दूसरे देश में भेजना है, लेकिन वो जहाज बांग्लादेश नहीं जा सकते, कोई बड़ा कंटेनर जहाज है वो बांग्लादेश तक नहीं जाएगा, वो भारत तक आके रह जाता है, तो फिर बांग्लादेश क्या करेगा, अपना माल पहले भारत भेजेगा और फिर यहां से उसका माल दूसरे बड़े बड़े शिपों में अपलोड कर दिया जाएगा। फिर इस तरह से उसका जो माल है, जो सामान है, वो दूसरे देशों में सप्लाई किया जाएगा। तो इसी को कहते हैं ट्रांसशिपमेंट। मतलब जब किसी सामान को डायरेक्ट नहीं भेजा जा रहा हो, पहले उसे यहां से वहां भेजेंगे, फिर वहां से वहां भेजेंगे, वहां से वहां, इस तरह से भेजा जा रहा हो, तो उसे ट्रांसशिपमेंट कहा जाता है। तो अभी भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2025 से भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए बांग्लादेश को जो ट्रांसशिपमेंट सुविधा दी गई थी उसको समाप्त कर दिया। भारत सरकार ने जून 2020 में बांग्लादेश में जब शेख हसीना की सरकार थी उस समय उनको ये ट्रांसशिपमेंट सुविधा दी थी, लेकिन अब उसे बंद कर दिया। अब ऐसा क्यों किया हमने, तो ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि बांग्लादेशी कार्गो ये लगातार
भारत आ रहे हैं। इससे हमारे जो हवाई अड्डे हैं, जो बंदरगाह, जो पोर्ट है, उस पर बहुत भीड़ भाड़ हो गई है और उसके कारण जो भारतीय निर्यात है उस पर प्रभाव पड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, ये तो कहा जा रहा है। बाकी राजनीतिक कारण भी है, जैसे कि भारत के खिलाफ चीन का वो साथ दे रहा है, तो ये सब कारण है और उन्हीं के कारण अभी भारत ने ये फैसला लिया है। लेकिन इसके अलावा उन्हें छूट भी दी है, बांग्लादेश को नेपाल और भूटान में निर्यात के लिए भारतीय भूमि का उपयोग करने की छूट दे दी है कि नेपाल और भूटान आप भेज सकते हो सामान, इसके लिए भारतीय भूमि का आप उपयोग कर सकते हो, बाकी और कोई छूट नहीं देंगे। अब बात बांग्लादेश की है, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका हो गई, करेंसी हो गई टका, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शाहाबुद्दीन, और ढाका में आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा बिम्स्टेक का। और वैसे अभी यहाँ पे अंतरिम सरकार जो है उसके प्रमुख कौन है? मोहम्मद यूनुस है। मोंगला बंदरगाह याद रखना, ये बांग्लादेश में है, भारत इसको ऑपरेट कर रहा है। तमीम इकबाल, ये बांग्लादेश के प्लेयर है, भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। बांग्लादेश ने अभी हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया। मुशफिकुर रहीम, ये यहीं के प्लेयर है, अभी ओडीआई से संन्यास ले लिया। अभी भारत ने बांग्लादेश के साथ कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास किया था बंगाल की खाड़ी में। भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी द्वारा प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है शोहेली अख्तर, ये बांग्लादेश की है। और याद रखना एक पॉइंट कि अगर पूछे भारत ने किस संविधान संशोधन के द्वारा बांग्लादेश को 3 बीघा गलियारा प्रदान किया था, तो 100वां संविधान संशोधन। ठीक है, ध्यान रखना ये सभी पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो आंसर होगा चांगी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अभी स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे चुना गया? चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, ये सिंगापुर का है। 13वीं बार इसे ये सम्मान मिला, यानी कि सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा इसे चुना गया है। दूसरे स्थान पे हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, दोहा कतर का जो है, और तीसरे पे टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके अलावा अगर बात करें भारत में, या कह दूं भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे चुना गया, तो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको। अब एयरपोर्ट की बात है तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। जैसे अगर पूछे जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अवार्ड किसे मिला था? तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को। उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? शंख एयरलाइन। भारत के पहले सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर का अनावरण ये किया गया तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जिसका नाम रखा था पवन चित्रा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफे को किस एयरपोर्ट पर लॉन्च किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कोलकाता में है। और 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है एयर इंडिया। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भारत का पहला और दुनिया का तीसरा हवाई अड्डा बन गया, जिसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से हवाई अड्डा ग्राहक अनुभव के लिए लेवल 5 की मान्यता प्राप्त हुई। और डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख ये फैज अहमद किदवई बने। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी याद रखना, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को होता है, और हमारे उड्डयन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं के राम मोहन नायडू। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को अभी जीआई टैग दिया गया? तो आंसर होगा मेघालय। तो अभी भारत सरकार ने मेघालय के 2 पारंपरिक वस्त्र उत्पादों को जीआई टैग दिया है। एक है रिंडिया सिल्क, ये हाथ से काता गया और प्राकृतिक रूप से रंगा गया जैविक रूप से उत्पादित सिल्क है। और एक खासी हैंडलूम है, ये खासी समुदाय जो वहां पे निवास करते हैं, खासी समुदाय की पारंपरिक वस्त्र कला है। ये अपनी अद्वितीय बुनाई और प्राकृतिक रंगों के लिए जाने जाती है, और इन दोनों को अभी जीआई टैग दिया गया है। भैया जीआई टैग का मौसम चल रहा है, बहुत सारे जीआई टैग आ गए हैं, और आज कोशिश करूंगा अभी तक जितने भी जीआई टैग हमने पढ़ लिए हैं उसका क्विज में तैयार कर दूंगा, तो शाम तक आपको क्विज मिल जाएगी। कहां पे? अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स सेक्शन में जाना, वहां मिलेगी आपको। पहले हम जीआई टैग की बात कर लें। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये एक्ट है 1999 का, 2003 में, पहली बार 2004-5 पे दिया गया दार्जिलिंग टी को, जो पश्चिम बंगाल की है। कितने वर्षों के लिए? 10 सालों के लिए। और किसके द्वारा भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री? चेन्नई तमिलनाडु के द्वारा दिया जाता है। अभी तक जो कुछ दिए गए उसमें से कुछ एक मैं आपको बता दूं। हैंडीक्राफ्ट घरचोला को जीआई टैग मिला था, ये गुजरात का है। वर्जिन नारियल तेल को दिया गया, ये निकोबार का है। भारत सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है।
अहमदाबाद की सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला। अभी तमिलनाडु में तंजावुर के कुंभकोणम पान के पत्ते और कन्याकुमारी के थोवलाई फूल माला को जीआई टैग मिला। अभी जम्मू कश्मीर के ये 8 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था। ये अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा, नमदा, गब्बा, विलोबैट, ट्वीड, क्रुएल, चेन स्टिच, शिकारा और वागू। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न के पहले एक काम और करते हैं, मेघालय और घूमे आते हैं। ये रहा मैप में मेघालय। कैपिटल होती है शिलोंग, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, गवर्नर है सी एच विजयशंकर। भारत का 100वां स्मार्ट सिटी ये शिलोंग बना था। और बेहदीन खलम उत्सव मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल यहाँ पे होता है। वांगला उत्सव होता है जिसे 100 ड्रम फेस्टिवल कहते हैं। गारो खासी जयंतिया, ये पहाड़ियां भी है और यहाँ की ट्राइब्स के नाम भी हैं ये। और कुछ और पॉइंट्स देखो, विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान ये मोहसिन राम है, यहाँ पे आपको मिलेगा। और अभी जो 8वां अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 हुआ था डोमिनिकन रिपब्लिक में, इसके लिए सहायक रेफरी के रूप में मेघालय की रिओहलंगधर को चुना गया था। और मिस्टर क्लीन के नाम से कौन मशहूर थे? यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग मराक, उनका निधन हो गया। ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य ये मेघालय बना था, जबकि पहला राज्य केरल है और उसका नाम है सी स्पेस। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलोंग में स्थापित होगा। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम शिलोंग में बनेगा। नेक्टर के इस परिसर की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? शिलोंग में। 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो 2025 हुआ था शिलोंग में। अभी 39th नंबर के जो नेशनल गेम्स होंगे 2027 में, याद रखना वो मेघालय में होंगे। अभी जो हुए थे 2025 में 38th नंबर के नेशनल गेम्स, आपको पता है उत्तराखंड में हुए थे। उसमें टॉप पे सर्विसेज रहा था और उसका मैस्कॉट शुभंकर क्या था? मौली। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में केंद्र ने फ्रांस से नौसेना के लिए कितने राफेल एम जेट खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा इसका 26। राफेल एम जेट मतलब राफेल मरीन जेट, यानी कि नेवी के लिए ये राफेल लड़ाकू विमान हम खरीदेंगे। इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कितने खरीदेंगे? 26 खरीदेंगे। इसके लिए हमने समझौता किया है फ्रांस के साथ। आपको पता ही, फ्रांस से ही हम राफेल खरीद रहे हैं। फ्रांस की कौन सी कंपनी? दसॉल्ट एविएशन कंपनी। और इसके लिए कितने का समझौता किया है? 63,000 करोड़ रुपीस का। ये पनडुब्बी रोधी लड़ाकू विमान है, मतलब सबमरीन को खत्म करने का ये काम करेगा। और कहां पर रखा जाएगा इनको? आईएनएस विक्रांत। आपको पता है ये हमारा खुद का विमान वाहक युद्धपोत है, स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है आईएनएस विक्रांत, और इन्हीं पर इनको रखा जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कितने खरीदेंगे? 26। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। बाकी इनके क्विज प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बना दी जाती है कहाँ पे? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहां पे जाके इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और इसकी डिटेल्ड पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या उसे आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अभी कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था अभी, राष्ट्र सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? 11 अप्रैल को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? स्लोवाकिया। किस देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया? जापान। और वित्त वर्ष 2024-25 में देश में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई? 220.10 गीगावाट। 1 अप्रैल 2025 को महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्तरीय शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? हैदराबाद। और वेरका डेयरी ब्रांड के लिए किसे शुभंकर के रूप में चुना गया? वीरा। महाराष्ट्र के खुलताबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? रत्नापुर। किस राज्य सरकार ने हर ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक खोलने की घोषणा की? राजस्थान। और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2022-23 में भारत कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पे। और आखिरी प्रश्न पूछा था, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2025 का पहला चरण कहां पर हुआ? तो आंसर होगा अर्जेंटीना में। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था किस देश ने कोल्ड सीप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा की? तो आंसर होगा चाइना। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।